हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने विलियम फॉकनर से रिलेटेड लाइफ पर उनके डिस्कशन किया था। थोड़ी सी हमने बायोग्राफी टाइप में किया था, जो कि जिसको करके आपको ये पता चला कि विलियम फॉकनर जो थे वो मोस्ट ऑफ थिंग्स एक तो साउथ मिसिसिपी पे लिखा करते थे, क्योंकि एक तरह से उनका वो नेटिव प्लेस था। सेकंड, वो प्रिजुडियस जो होता है, जो कि आम बोलचाल की भाषा में भेदभाव कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, उस चीज़ पे लिखा करते थे। तो काफ़ी अच्छी तरह से वो हमने लास्ट वीडियो किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ड ऑन द वर्क एट ग्लांस। तो शुरू करते हैं, जो कि विलियम फॉकनर के वर्क एंड ग्लास से रिलेटेड है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 to 5 things. First, second, third, fourth and fifth. First is योगना पटावफा। तो योगना पटावफा जो एक आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इट इज़ अ फिक्शनल प्लेस। ये एक फिक्शनल प्लेस है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे राजू श्रीवास्तव जी हैं, जो कि अब नहीं रहे, वो अपने एक कॉमेडियन थे और अपने कॉमेडीज़ में सबसे ज़्यादा वो जिसका यूज़ करते थे वो तो गजोदर भैया। तो वो उनका अपना खुद का कैरेक्टर था कि उन्होंने खुद ही फॉर्म किया था। ठीक इसी तरह से कि अगर आप अपनी बात किसी तक पहुँचाना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी तरह से एक इमेजिनेशन करवाना चाहते हैं, एक प्रभाव डालना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू मेक अ कैरेक्टर एंड मेक अ प्लेस। तो उन्होंने एक प्लेस का कैरेक्टर बता दिया कि इस टाइप की एक जगह है जिसका नाम है योगना पटावफा। तो पटावफा एक ऐसा कैरेक्टर प्लेस था दैट इज अ फिक्शनल प्लेस ऑफ मिसिसिपी क्रिएटेड बाय फॉकनर। ठीक है, ये आपको मे बी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है कि फॉकनर ने किस फिक्शनल प्लेस की ज्यादातर पोइट्री में बात की है, तो आपको इस पे टिक करना होगा। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज यूज्ड इन हिज वेरियस पोएम। वेरियस पोएम में उनके द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, उसमें भी यूज किया गया है। जो एप्सलम है, इसमें भी यूज किया गया है। आप देख सकते हैं, काफी अच्छी पोइट्री है ये भी। और एज आई ले डाइंग, इसमें भी यूज किया गया है। एंड आई ऑल्सो डिस्कस इन लास्ट वीडियो दैट एज आई ले डाइंग काफी इंटरेस्टिंग पोएम थी इनकी, बहुत अच्छी थी। तो टॉपिक पे आते हैं। This poem is written in 1930. The book is narrated by its different characters over 59 chapters. अलग अलग कैरेक्टर्स के ऊपर लिखे गए हैं, जो कि 15 अलग अलग कैरेक्टर हैं और 59 चैप्टर्स में ये चीज कंप्लीट हुई है। एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ही आप करेंगे। एज वी नो दैट इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ यूपी पीजीटी इंग्लिश। सो पीजीटी इंग्लिश कहने का मतलब यह है कि आप एमए करने के बाद भी आपको ये रियलाइज नहीं होता है कि पेपर इतना हार्ड कैसे आ सकता है। तो ये इसी चीज के लिए, जब तक हम बिल्कुल बारीक चीजों को नहीं भरना है, जो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा सा लॉजिकल है, उन चीजों को याद रखना है। और उन्हीं चीजों को आज हम यहाँ पर डिस्कस भी कर रहे हैं। सो द बुक इज नरेटेड बाई 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स ओवर 59 chapters that tell the situation of a person who is supposed to die, जो कि मरने वाला है, and wants to buried in his native place, अपने नेटिव प्लेस में बरीड होना चाहता है, यानी कि उसको आफ्टर डेथ वहां पे उसके नेटिव प्लेस में ही दफनाया जाए। दैट इज हिज लास्ट विशेस कह सकते हैं, डिजायर कह सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका यही बताया गया है। नेक्स्ट है द नॉवेल सैनेक्चुरी। नॉवेल सैनेक्चुरी में हम देखेंगे कि ये 1931 में लिखी गई पोयम थी। किसने लिखा था? फॉकनर ने लिखा था। एंड इट इज अबाउट द डाउनफॉल ऑफ अ यंग गर्ल नेम टेम्पल ड्रैक। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो यंग होती है और टेम्पल ड्रेक उनका नाम होता है। टेम्पल ड्रेक जो है एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जो कि डाउन होने लगती है, यानी कि कहते हैं कि हम जब व्हेन वी बिकम यंग और व्हेन वी बिकम मैच्योर, देन वी वांट टू ग्रो अप एंड वी वांट टू अवर सक्सेसनेस एंड अवर ब्राइट फ्यूचर। बट यहां ऐसा कुछ नहीं था, वो यहां पे और ज्यादा डाउन होने लगी। क्यों? क्योंकि शी बिलोंग्स टू अ साउदर्न फैमिली। साउदर्न फैमिली मीन्स कि मिसिसिपी के जो साउथर्न पार्ट की जो फैमिलीज थी उन्हें थोड़ा सा डाउनवर्ड समझा जाता था। यानी कि जैसे इंडिया में हिंदुओं में लोअर कास्ट जो होता है, एसटी एससी, इनको जो समझा जाता है, ठीक वहां पे इनको समझा जाता था और वो किसी अलग ही काम में डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक तरह से पूरी खराब हो जाती है। किसकी? टेम्पल ड्रेक की। इसका सीक्वल भी हम देख सकते हैं, दैट इज जिसका नाम था रिक्वीम फॉर अ नन। नाम था रिक्वीम फॉर अ नन।
इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में कि रिक्विंग फॉर एन नन किसका पार्ट है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, कब लिखा है और किसके द्वारा लिखा है। तो आपको ये सभी चीजें मालूम होनी चाहिए। रिटन इन 51, हो सकता है कि आपसे ये भी पूछ ले कि 51 में ये लिखा गया तो इनका पार्ट 1 कब लिखा गया था। देन यू हैव टू टिक 1931 वेयर अ नेग्रो वुमेन हैड बीन पार्टी टू ड्रेक लस्ट। देखिए आपको भी मैंने बताया था कि ड्रेक की जो सिचुएशन है वो कहीं और ही चली जाती है और इस सिचुएशन में एक नेग्रो वुमेन उनके साथ में यानी कि किसी गलत संगति में पड़ जाती हैं और वो इस चीज की विटनेस होती हैं। इवन वो खुद ही एंजॉय करती हैं इस लम्हे को कि भाई हमें बहुत अच्छी चीज लग रही है। दैट्स काइंड ऑफ लस्ट। होप सो दैट यू वुड नो द मीनिंग ऑफ लस्ट। नेक्स्ट है इन लाइट इन द अगस्त 1932। ये आपका जो पोयम है 1932 में लिखा गया है। टाइटल है इन द लाइट ऑफ द अगस्त। इन लाइट इन अगस्त नॉवल शोज द प्रिजुडियस। एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो दैट प्रिजुडियस के टॉपिक पे वो लिखा करते थे। कौन? विलियम फॉकनर। वो इस चीज पे लिखा करते थे और प्रिजुडियस की सिंपल मीनिंग जो होती है वो भेदभाव करना होता है। तो भेदभाव मीन्स कि हम किसी को बिना देखे, बिना जज किए, बिना समझे, बिना बातचीत किए, बिना आजमाए उसे ये बोल दे कि कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे लोगों की क्वांटिटी आजकल इंडिया में बहुत है और आपके आसपास भी होगी। तो आप नहीं चाहते हुए भी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में होंगे क्योंकि सोसाइटी ही ऐसी है। बहुत सारी इनकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और ये ग्रोथ भी करते आ रहे हैं। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। कहने मतलब ये है कि ऐसे बहुत से लोग आपकी फैमिली में, आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके क्लास में, आपके स्कूल में, आपके रिलेटिव में होंगे जो कि आपको बिना जज किए, बिना आजमाए, बिना कुछ कहे आपके बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड प्रिजुडियस। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और वो सभी चीजें होती हैं नेगेटिव थिंकिंग बोलना। इसके लिए आप कह सकते हैं पीके मूवी का वो सीन कि सरफराज और जग्गू जब आपस में मिलते हैं, दे लाइक टू ईच अदर, देन देयर इज अ तपस्वी हु सेज दैट सरफराज इज अ मुस्लिम, दैट्स व्हाई ही विल नॉट मैरी टू हर डॉटर। मतलब जग्गू से वो शादी नहीं करेगा क्योंकि वो मुस्लिम है। उन्होंने आज तक सरफराज को देखा नहीं, आज तक उसे आजमाया नहीं, आज तक उससे बात नहीं की, बिना देखे, बिना सोचे, बिना जाने बस प्रिजुडियस कर दिया कि वो गलत होगा, मुसलमान धोखा देंगे। तो ये चीज होता है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिजुडियस। सो अकॉर्डिंग टू नॉवेल शोज द प्रिजुडियस टू बी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। देखिए ये बात सच है कि प्रिजुडियस की वजह से बहुत सारे केसेस आप कोर्ट में देखेंगे, शादियां ठीक से नहीं होती हैं और कुछ प्रॉपर्टी मैटर इतना ज्यादा हो जाता है खराब, किसी को जॉब्स नहीं मिलती। ये प्रिजुडियस जो वर्ड है इसकी वजह से जॉब्स पे बहुत असर पड़ता है, मैरिड लाइफ पे बहुत असर पड़ता है और किसी में अगर हम कुछ नया करने की चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव अपना आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छे लोगों को मौका नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बारे में नेगेटिविटी पहले सोच ली जाती है। दैट इज कॉल्ड प्रिजुडियस। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। इज एक्सेप्टेड स्पीडली। और ये बात सच है कि सोसाइटी में एजुकेटेड पर्संस के होते हुए भी प्रिजुडियस बहुत स्पीड में फैलता है, बहुत ज्यादा। इतनी चीजें इतनी जल्दी स्पीड में तो अच्छी चीजें नहीं फैलती जितनी बुरी चीजें फैल जाती हैं कि अच्छा वो बुरा है, हाँ यार वो सच में बुरा है। दूसरे ने सुना तीसरे से और तीसरे ने सुना चौथे से और चौथे ने सुना या बताया पांचवें को, सबने जल्दी से यकीन कर लिया और उसके बारे में मान लिया कि बहुत गलत है। जैसे कि अभी आप आज के ही एक आप न्यूज़ देख सकते हैं कि शाहरुख खान के साथ एक सेल्फी लेना चाहते थे जो उनके फैन थे, लेकिन शाहरुख खान ने क्या किया कि उनको कहा कि भाई अभी आप हट जाओ। इस तरह से उन्होंने बोला तो कई लोगों का कमेंट आ गए कि भाई बड़े लोग, बड़ी बातें, तुम्हें क्या जरूरत थी उसे बाप बनाने की, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई इज्जत नहीं है, क्यों नाच गाने वालों से। तो क्या है ये यार, कम से कम जस्ट तो कर लो सिचुएशन क्या थी हो। उसी की जगह शाहरुख खान की जगह अगर मोदी जी होते फिर क्या होता? क्या आप उनके लिए भी ये बोलते हैं? तो ये चीज गलत चीज है कि प्रिजुडियस आपने बिना सोचे समझे, हो सकता है कि सिचुएशन ही कुछ और रही हो उस समय, हम जज नहीं कर सकते हैं। नेवर जज एनी काइंड ऑफ सिचुएशन इन फर्स्ट सीन। आप पहले सीन में ही यार वो कर लो कि हाँ यार ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, तो ये चीज गलत है।
यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये आपको हमेशा याद रखना है। पहले उसके बारे में देखिए, सोचिए, समझिए, फिर अपनी राय रखिए। आधा से ज़्यादा हिंदुस्तानी को तो प्रॉब्लम यही है कि सोचते समझते हैं नहीं, अपनी राय पहले रख देते हैं। तो इसका इफेक्ट भी यही पड़ता है कि हमेशा डिसीजन गलत ही होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो जॉब में हो, या चाहे वो आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें। कई बिजनेस शुरू होने से पहले खत्म हो जाते हैं और कई शुरू होने के 10-15 दिन बाद। तो ये चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि हम सही से जज नहीं कर पाते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। देयर इज अ कैरेक्टर हु बिलीव्स देयर इज नो प्रूफ दैट वन ऑफ हिज पेरेंट्स वाज नेग्रो। अब इसमें एक कैरेक्टर है जो कि ये बोलता है कि भाई मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे पेरेंट्स दोनों में से कोई भी, माँ या बाप में से कोई भी नेग्रो होंगे। तो ये कैसा आपका कंक्लूजन है, या ये कैसा बिहेवियर है, या ये कैसा आर्ग्यूमेंट है, कि कैसा ये आर्ग्यूमेंट है? ये भी कोई बात करने वाली बात है? यार उसके पेरेंट्स हैं नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रेजुडियस एक ऐसी सिचुएशन होती है जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर देती है और आपको फोर्सफुली ये सोचने के लिए फोर्स किया जाता है कि हाँ भाई आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा किस फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या कास्ट है, क्या रिलीजन है, क्या रीजन है, किस प्लेस से आए हो, क्या लैंग्वेज बोलते हो, क्या जॉब है, पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं। दुनिया भर की चीजें, आपकी अपनी क्वालिटी नहीं देखी जाएगी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। एब्सलम दैट इज रिटन इन 1936, इनका नेक्स्ट पार्ट है। इट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रेशियल प्रेजुडिस दैट ब्राउट up again in his life, which a young man rejected by his father and brother because of his mixed blood. देखिए ये एब्सलम it was written in 1932. It is a story of a person who was ignored by his father and by his brother. तो फादर और ब्रदर की जरा इग्नोर किया जा रहा है के जरिए। इट मीन्स कि इसका मतलब ये हुआ कि वो उनका अपना बेटा नहीं होगा, स्टेपसन होगा। तो उसको इसलिए सिर्फ वो किया जाता है क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि तुम्हारे पापा कोई और थे, मम्मी कोई और है, तुम्हारा ब्लड मिक्स है। उसकी अंदर की एबिलिटी क्या है, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, किसी को किसी बात से कोई मतलब नहीं। तो ये बताने की कोशिश की है फॉकनर ने, जो कि 1936 में, आई थिंक अभी मैंने 1932 कहा था, सॉरी फॉर दैट, 1936 में इन्होंने ये पब्लिश की थी। और इसके अंदर ये बताया गया कि प्रेजुडिस किस तरह से हमारे सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। होप्स हो कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। योगनापटावा एक प्लेस है जो कि एक तरह से फिक्शनल प्लेस होता था, जैसे कि हमारे राजेश शास्त्री जी भी इसमें यूज करते थे और मोस्ट ऑफ कॉमेडियंस यूज भी करते हैं, और अपनी बात रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं, अच्छी बात है ये। नेक्स्ट है एज आई ले डाइंग, 1930 में लिखा गया था, जो कि इसका मैंने आपको नेक्स्ट इसके लास्ट पार्ट में बता दिया है, जो कि आपका लाइफ था। लाइफ वाले पार्ट में बता दिया मैंने, और आज अभी जो हम कर रहे हैं वो वर्क वाला पार्ट है। आपको ध्यान रखना है कि वर्क एट ग्लांस होगा ये। तो द नॉवल ऑफ सैनिक्चुरी देखते हैं 1931। इट इज अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द यंग गर्ल। ये आपको मैंने बता दिया, एक यंग गर्ल होती है, टेम्पल ड्रेक नाम होता है उसका, और ये इतनी ज्यादा फेमस पोएम थी कि इसका सेकंड पार्ट, मतलब इसका एंड ही ऐसे किया कि सेकंड पार्ट आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो सेकंड पार्ट आया और वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। आई थिंक इट कम्स इन 1951, या 1951 में इसका सेकंड पार्ट आया था। एंड ये सेकंड पार्ट में बताते हैं कि वो लड़की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, और जो उसको ब्लेम कर रही है शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिट्स लस्ट पार्टी, कि उसकी लस्ट पार्टी का एक पार्ट है वो। नेक्स्ट है इन लाइट इन अगस्त 1932। इसमें आपको बताया गया कि प्रेजुडिस की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और एक पर्टिकुलर इंसान से इस बात का प्रूफ मांगा जाता है कि तुम नेग्रो फैमिली से बिलोंग करते हो या नहीं। नेक्स्ट है एब्सलम दैट इज रिटन इन 1936। इसमें बताया गया है कि एक स्टेप सन और स्टेप ब्रदर होता है, जो कि उनके फादर और ब्रदर उनसे ये प्रूफ मांगते हैं कि तुम मिक्स्ड ब्लड हो, इसलिए तुम हमारे लायक नहीं हो। तो ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देती है कि उनको सिर्फ इस बात पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो होप्स हो कि आपको आज की वीडियो काफी अच्छी तरह समझ में आई होगी। किसी भी टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। इससे लिंक्ड जो पीडीएफ है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इसी वीडियो के में मैंने आपको पार्ट 1 का वीडियो डाल दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इसमें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इस सेशन का लास्ट वीडियो होगा, यूपी पीजीटी का लास्ट होगा। उसके बाद हम किसी और टॉपिक पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे लोगों की भलाई हो, पॉजिटिव वे में भलाई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।